जय हिंद साथियों, मेरा नाम हिमांशु है और आपका स्वागत है हमारी एसआर कोचिंग क्लासेस में, जिसका हम लोगों ने अभी एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम यकीन बैच है। और उस पर शिवांग सर ने क्लासेस ले रखी हैं और भी काफ़ी सारे टीचर्स आने वाले हैं, जो कि आपको जैसे जैसे क्लासेस आती जाएंगी बताया जाएगा, आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। और अपनी क्लासेस जो है जीके की है, उसमें मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि 18 दिसंबर 22 को पेपर हुआ था, और आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो वो शिफ्ट है, शिफ्ट 1 का 4 जनवरी 2021 का वो पेपर है। तो मैंने उसके कुछ सोल्यूशन दिए हैं और उसमें कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, कुछ ट्रिक्स के थ्रू बताया है। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप क्या करें, उसको सोल्यूशन को देख लें और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को समझें, ताकि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके और भूलने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं। तो फिर चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये देख लीजिए एक बार, यकीन बैच का ये हमारा लोगो है और इस तरीके से जैसा कि क्लास तो एक शिवांग सर ने ले रखी है, आप उसको देखिएगा, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और फिर हम अपने बैच को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बताना कि भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और पंजाब। अगर जिसको भी अगर हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो इंग्लिश वाला जाके क्वेश्चन देख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था। और तो यह हमारा इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, 1962 में। और कहाँ स्टार्ट किया गया था, हमारा कोलकाता में शुरू किया गया था, कोलकाता। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किए गए थे। उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, इन विच ईयर वर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स स्टार्टेड बाय नीति आयोग। तो कब शुरू किया गया था, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग 2016। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, ईयर वाले क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप क्या करें, इसको एज इट इज़ याद कर लें और एग्ज़ाम में भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। वेयर वर द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया। इंडिया में पहला पावर प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो वो आपका इसका आंसर होगा काकरापारा, जो कि महाराष्ट्र में है। काकरापारा में इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। ये आपका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 1964 में काकरापारा में, इट्स माय मिस्टेक, तारापुर में स्टार्ट किया गया था। 1964 में तारापुर में स्टार्ट किया गया था भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 1964 में तारापुर में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसैट 1B स्टार्ट किया गया। इनसैट 1B किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। तो इनसैट 1B आपका स्टार्ट किया गया था 1983 में स्टार्ट किया गया था ये आपका। और ये आपके एक्चुअल एग्ज़ाम के आरआरबी एनटीपीसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो मैंने मिक्स कर रखे हैं। तो उन्हीं के बेस पे मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं जिनको मिक्स करके बनाया। तो ये एक्चुअल एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, इनसैट 1B कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1983 में आया था, ये चालू किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैचिंग, अच्छा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था उसमें मैचिंग वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप क्या करें, मैचिंग वाले क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि उसमें क्या होता है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं इस तरह से और मैचिंग करना होता है। कहीं कहीं पे बस एक ही ऑप्शन डिफरेंट होता है, यहाँ पे तो काफ़ी डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है 3 ऑप्शन एकदम सिमिलर ही होते हैं, फिर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आंसर निकालना।
मैचिंग का क्वेश्चन, तो इसे हम लोग ट्रिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है हॉर्न, वर्ड कौन सा आ रहा है, हॉर्न वर्ड आ रहा है। तो हॉर्न हम लोग कब बजाते हैं, जब हमें कैसा भी संकट महसूस होता है, कैसा भी डेंजर लगता है, कहीं पे सिचुएशन ऐसी है कि डेंजर सिचुएशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हॉर्न बजाते हैं। तो उस तरीके से हॉर्न बिल का क्या हो जाएगा, संकट वाली स्थिति में है, इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। फिर दूसरा है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे गंगा अपनी एक रिवर भी है, जो कि इंडियंस यानी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गंगा जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से हम लोग को लाभ भी देती है। तो एक वर्ड इसमें आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो क्या है, दुर्लभ है। अब आप क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन होने के बाद आप पूरे को सॉल्व मत करिए, उसके बाद आप ऑप्शन पे चले जाइए। आपका मैक्सिमम 80% केसेस में ऐसे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमें ए का थर्ड राइट आंसर मिला है, तो यानी ए का फर्स्ट तो होगा नहीं, एक तो ये गलत हो गया, फिर ए का फोर्थ भी नहीं होगा और ए का सेकंड भी नहीं होगा। तो ए का अगर ये ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आपके पास एक ही आंसर बचता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एलिमिनेशन के थ्रू बहुत ज्यादा आसानी से क्वेश्चन के आंसर टिक कर देते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से काफी और भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आपको ट्रिक के बेस पे बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे और आप एग्जाम हॉल में बहुत क्विकली आंसर फाइंड कर पाएंगे। जैसे एक ये लिखा हुआ है, व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो कि बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां से होकर गुजरता है। क्वेश्चन पूछा गया बिग ट्रंक रूट, एक तो इसका नाम है बिग ट्रंक रूट, फिर दूसरा ये कहां से होकर गुजरता है, और ये क्या है, मोस्ट बिजिस्ट पोर्ट है। क्या है, मोस्ट बिजिस्ट पोर्ट। तो मैं इसको अभी आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं, जो कि मैंने एक पिक ले रखी है यहाँ पे, आप देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। वेट, ये आपको दिख रहा होगा, एक बहुत बिग ट्रक है, उसमें यूरो करेंसी फिल करी हुई है, उसमें क्या भरी है, यूरो करेंसी उतारी जा रही है, और बहुत ज्यादा ऊंचा है, यानी अंटे जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा हाइट है इसकी, तो यानी ये अंटे जैसा लग रहा है। और इसमें से उतरी क्या है, करेंसी उतरी है, कौन सी, यूरो। यूरो करेंसी बिग ट्रक से उतारी गई है। तो इसके थ्रू देखिए अब कैसे हम लोग ट्रिक की हेल्प से जा सकते हैं। जैसे बिग से हो जाएगा, बिग ट्रक हो गया आपका, बिग से हो जाएगा आपका ये बिग ट्रंक हो गया, और उसमें से करेंसी उतारी जा रही है, यानी यूरो। यूरो करेंसी आपकी उतारी जा रही है, और बहुत ज्यादा हाइट पे है, यानी अंटे पे है। हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंटा बोलते हैं। तो ये हो गया आपका अंटा। अब देखिए इसके राइट आंसर पे हम लोग कैसे जाएंगे कि बिग ट्रंक रूट किसको कनेक्ट करता है, बिग ट्रंक रूट किसको कनेक्ट करता है। क्या अब आप लोग राइट आंसर पे जा पाएंगे। जैसे कि लिखा है मोस्ट, जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है, तो वो किसे कनेक्ट करेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर को। उत्तरी से मतलब उत्तरी हो गया, और अंटा से मतलब अटलांटिक हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी ट्रिक समझ आई होगी, और आप एग्जाम हॉल में भी उसको टिक कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यूरोप क्या था। तो ये क्या करता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो आपको कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, पूर्वी यूएसए को पश्चिमी यूरोप से, पूर्वी यूएसए को कनेक्ट करता है, पश्चिमी यूरोप से कनेक्ट करता है। पूर्वी यूएसए को पश्चिमी यूरोप से ये कनेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो कि एक बहुत बिग ट्रक था, जिसमें यूरो, यूरो से मतलब यूरोप, और करेंसी भरी हुई थी, कौन सी, यूरो करेंसी भरी हुई थी बहुत, और उतर रही थी, यानी उत्तरी अटलांटिक, अंटे जैसा उसका शेप था, यानी बहुत ज्यादा हाइट पे था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो ह्यूमन
पीएच स्केल ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? तो ये आपका मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, पीएच स्केल 7.4 के अप्रोक्सीमेट होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी होती है? 7.4 के अप्रोक्सीमेट होती है। अब यहाँ ने इन्होंने इसकी रेंज दे रखी है, तो यहाँ 2.35 तो होना नहीं है, 5 पॉइंट भी नहीं होगा, 7 वाली रेंज एक ही दे रखी है जो कि 7.4 से भी मैच कर सकते हैं आप। 7.45 दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही होगा कि एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से 7 तक वैल्यू होती है, और एक होता है जहां पे अगर 7 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना तो वो एसिडिक नेचर को डिपेंड करता है और ना ही वो बेस नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पीएच वैल्यू है 7, इफ पी एच इक्वल टू 7, तो वो ना तो वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है और ना ही बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। अगर हमारी पीएच स्केल की वैल्यू कितनी आती है? 7 आती है, ये 1 2 3 4 5 6, अगर पीएच स्केल की कोई वैल्यू 7 आती है तो वो रिप्रेजेंट करती है न्यूट्रल को, और न्यूट्रल क्या हो जाता है? ना तो वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा और ना ही वो बेस नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद हुआ होगा। बेसिक वैल्यू तो यही पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है एसिडिक रेन की वैल्यू आती है। एसिडिक रेन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ये काफ़ी, ये तो आपको पता ही होगा, नाम में ही आ रहा है एसिडिक रेन, तो इसकी वैल्यू पूछी जाती है 5.4 होती है। ये आपको लर्न कर दीजिएगा, हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आपकी ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू ना पूछ के एसिडिक रेन की वैल्यू पूछ ले तो आप उसको टिक कर पाओगे। 5.4 होती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? He is often known as the father of Indian archaeology। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, टॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक, अलेक्जेंडर कनिंगम एंड अलेक्जेंडर रीड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंगम। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है आपका, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का वितरण विभाजन से जो किस प्रकार आधारित होता है? इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे इससे रिलेट करता है? तो वो किसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? ये वैल्यू, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय, यानी प्रोफेशन। प्रोफेशन किसी पर्सन को उसके वृत्तिक संरचना से कैसे अलग बनाता है, इस चीज पे क्वेश्चन पूछा गया। तो व्यवसाय, जिसका व्यवसाय जैसा होगा उसी एरिया से वो बिलोंग करता है। सपोज दैट किसी का अगर विलेज में घर है और उसका कोई ऐसा उसने इंडस्ट्री डाल रखी है जो कि किसी अर्बन एरिया में ही सरवाइव कर सकती है, अर्बन एरिया में ही उसका प्रोग्रेस है, तो वो क्या करेगा? विलेज से सिटी में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, और जैसे ही विलेज से सिटी में शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी क्या होगी? ये उसका एक तरीके से वितरण हो गया, विलेज से क्या हुआ? विभाजन हो गया उसका। किसके प्रोसेस में? प्रोफेशन के प्रोसेस में। अपना प्रोफेशन करने के पर्पज से वो विलेज से कहाँ शिफ्ट हो गया? सिटी में शिफ्ट हो गया। तो ये उसका प्रोफेशन ने उसको क्या किया? अपने गांव से उसको अलग कर दिया, और कहाँ आ गया? वो शहर में शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जमीन के नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में देख लीजिए। द पॉल्यूटेंट विच मूव डाउनवर्ड विद द परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्थाइड्स, लिचेट्स, पेरिकार्डियल या फिर परकोलेट्स।
राइट आंसर इसका हो जाएगा लिचेट्स। लिचेट्स क्या होते हैं? सपोज दैट एक बहुत बड़ा कोई पॉन्ड है, तालाब है, जिसमें क्या होता है, ये पूरा वाटर फिल होता है, ये वाटर होता है। नीचे की साइड में क्या होते हैं, जितने पॉल्यूटेंट हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिचेट्स हो जाते हैं। इनको ही हम लिचेट्स का नाम देते हैं। और वाटर क्या रहता है इसमें, ऊपर की साइड में रहता है। वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और लिचेट्स वाले क्या चले जाएंगे, नीचे की साइड चले जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं, जो कि मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं। मतलब बुद्ध की कथाओं से पहले भी कुछ कथाएं लिखी गई हैं, जो कि किस में लिखी गई थी, आपको उसका राइट आंसर बताना है। तो ये भगवत गीता, कुरान, बोधिसत्व या फिर सुत्त पिटक। तो इसमें किस में लिखी गई है आपकी, ये राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। आप इसको टिक के थ्रू कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे आपको, और बुद्ध से मैक्सिमम क्वेश्चन जैन और बुद्धिज्म से आते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो एक या दो क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म से मिलते ही हैं। तो इसके बेस पे कुछ और भी क्वेश्चन अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये तो आपका हो गया सुत्त पिटक। फिर इससे पूछा जाता है, पहले तो ये बताना है कि बुद्ध की त्रिपिटक दिए थे, बुद्ध ने कितने दिए थे, त्रिपिटक। बुद्ध ने दिए थे त्रिपिटक, जिसमें पहला था आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और दूसरा था आपका विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा आपका है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अब इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि सुत्त पिटक में बेसिकली क्या फॉर्म किया गया, क्या बताया गया। तो सुत्त पिटक में आपकी थी एजुकेशन, सॉरी सुत्त पिटक में आपका है शिक्षाएं, सही है। सुत्त पिटक में आपका क्या है, एजुकेशन। और विनय पिटक में क्या है कि जो भी एंटर करते थे इस रिलीजन में, बौद्ध रिलीजन में, कितने लोग, किसको एंट्री दी जा सकती है, कौन 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 लोग बुद्ध हाँ बुद्ध के संघ में एंट्री लेने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो उनके कुछ रूल और रेगुलेशन दिए गए थे। रूल और रेगुलेशन को अगर वो फॉलो करते हैं तो वही लोग वहां पे एंटर कर सकते थे। और फिर अभिधम पिटक में क्या था आपका, ये उनकी कुछ डिबेट्स होती थी, बुद्ध लोगों की कुछ आपस में जो डिबेट्स होती थी, उसमें क्या होता था, अभिधम पिटक में उसको दिया गया था। यानी उनकी बहस के बारे में दिया गया था, डिबेट के बारे में दिया गया था, जो किसमें, अभिधम पिटक में जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू हुई। तो स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जो कि 22 में आया था। और करंट अफेयर का उस पर्पज से अगर देखा जाए तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जो अब उस पर्पज से अगर देखा जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, यानी 22 में पूछा गया तो 21 का ही रहा होगा। तो ये किस पर्पज से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको पंचायती राज डे के, पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च, इसकी लॉन्चिंग हुई थी, पंचायती राज डे पे लॉन्चिंग हुई थी, पंचायती राज
डे पे इसे लॉन्च किया गया था। तो पंचायती राज डे पे अगर लॉन्च किया गया था, यानी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, यानी ये जो था बेसिकली आपके सिंचाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था और भूमि से रिलेटेड था। कैसे भूमि से रिलेटेड था, आप ड्रोन के थ्रू उसको समझ सकते हो, पिक के थ्रू आप उसको समझ सकते हो। एक मिनट वेट। ड्रोन की पिक तो है नहीं, कहाँ है, यहाँ पे है नहीं। बेसिकली क्या था, इसमें एक ड्रोन होता था जो कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को और वहाँ की जितनी भी ग्रामीण आबादी होती थी, जितनी भी ग्रामीण आबादी होती थी, ग्रामीण आबादी का, ग्रामीण आबादी का क्या करता था, ये जानकारी देती थी। जानकारी किसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू। उससे क्या होता था कि भूमि संपत्ति के बारे में जितने भी विवाद होते थे, उसको ये बहुत जल्दी मैटर को सुलझा देती थी, क्योंकि ड्रोन उसका क्या करता था, सर्वे करता था, किसकी भूमि कितनी जगह पर पड़ी हुई है और किसके नाम से पड़ी हुई है। तो इसका एलोकेशन कौन करता था, ड्रोन करता था, जो कि भूमि से रिलेटेड होने वाले विवाद जो भी थे, डिस्प्यूटेड को सॉल्व कर देता था। भूमि से रिलेटेड डिस्प्यूट को खत्म कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है नमक लवेरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। नमक लवेरा महोत्सव, विद विच स्टेट इज द नमक लवेरा फेस्टिवल एसोसिएटेड। तो नमक लवेरा फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपका स्टेट हो जाएगा उड़ीसा। नमक लवेरा फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के विशिष्ट अंग कौन से होते हैं। तो जीन के विशिष्ट अंग कौन से होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। जीन के विशेष अंग कौन से होते हैं, जीन्स आर डिस्टिंक्ट पीसेस ऑफ डीएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। और कोशिका के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है अपकमिंग एग्जाम में, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बेस पे पूछ सकता है और प्लाज्मा के बेस पे। तो इसकी थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं कि 55% बॉडी में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा का वर्क अगर पूछता है तो ये क्या करता है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, और जितने भी रिक्वायर एलिमेंट होते हैं जैसे कि विटामिन हो गई, प्रोटीन हो गई, उनका सप्लाई कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। रिमेनिंग 55% तो आपका हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा 55% प्लस 45% क्या होता है, प्लाज्मा हो गया 45%, वो आरबीसी आपकी जो होती हैं और डब्ल्यूबीसी उससे मिलके बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। फिर कोशिका, कोशिका के 3 पार्ट होते हैं, यानी सेल के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन पहले तो आप देख लीजिए कोशिका के पार्ट कितने होते हैं। कोशिका यानी सेल, इसके पार्ट हो जाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है कोशिका का प्लाज्मा, सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल, एंड दूसरा होता है, एक हो गया सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। तो आई होप कि इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है। अगर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि कोशिका का कौन सा पार्ट नहीं है, और ऑप्शन में देगा सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटो साइटोप्लाज्म, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया आरबीसी वगैरह करके।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये पार्ट उसका होता नहीं है। पारिस्थितिकी अध्ययन होता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। सेकेंड है पर्यावरणीय विभिन्नता। थर्ड है उन विधियों का जिनमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। फोर्थ है उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे जीव एक दूसरे के साथ तो नहीं करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हो पर्यावरणीय भिन्नता, ये तो एकदम डिफरेंट ऑप्शन हो गया, ये तो होना ही नहीं है। उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अपने परिवेश के साथ नहीं, निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी ऑप्शन आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अब निर्जीव परिवेश कैसे हो सकता है? जैसे कोई भी एनिमल या कोई भी ऐसा जीव जंतु जो कि किसी प्लांट को खा लेता है। वैसे तो प्लांट को अगर बायोलॉजी की फॉर्म में जाएंगे तो सजीव में कैटेगरी में लिया जाता है, बट अपने अगर ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग लेते हैं तो उसको निर्जीव में रखा जाता है। तो निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो इस तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी का अध्ययन बोलते हैं। फिर आपका ये देखिए फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपका 2022 में पेपर हुआ था उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन की बहुत ज्यादा टेंडेंसी ऐसी थी कि मैचिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इसे कैसे आप करोगे? जैसे यहाँ पे ये हो गया प्राकृतिक चयन का रिलेशन, स्पेशीकरण क्या होता है, विलोपन क्या होता है और सह विकास क्या हो सकता है। तो आप इसको चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से करना तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपको अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करो, पहले आप विलोपन के पास जाओ। विलोपन के पास जाएंगे यानी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज का लॉस होना, किसी भी चीज की वैल्यू कम होते चली जाना, यानी उसकी स्पीसीज में कमी हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो विलोपन का अगर रिलेशन हम लगाएंगे तो किससे होगा? नई प्रजातियों का जन्म, ये तो नहीं होगा, यानी सी का ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है, यानी ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया। क्या विलोपन के प्रोसेस से नई प्रजातियों का जन्म होगा? इतना भी एकदम खराब सा आंसर दे रखा है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी का 1 वाला आंसर तो होगा नहीं, सी का 1 नहीं होगा। तो सी का 1 इसमें भी दे रखा है, और तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा आपका आता है सह विकास। सह विकास का मतलब होता है को एवोल्यूशन। सह विकास में क्या होता है? एक दूसरे से को रिलेशन करके बॉन्डिंग बनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है? किसी दूसरे की चीजों का उपयोग एक पर्सन दूसरे पर्सन की चीजों का उपयोग कर सकता है। वही क्या होता है जीव जंतुओं और एनिमल के केस में भी होता है कि वो, जैसे कि हम लोग सपोज कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स क्या है, जैसे हमने या मेरे फ्रेंड ने क्या किया, एक ये जैसे मेरी ये जैकेट है तो मैंने उतार के रख दी, आने वाले टाइम में उसको अगर जरूरत पड़ी तो वो इसका उपयोग कर लेगा। अब मेरे लिए तो वो लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया? मुझे अगर जाना पड़ा तो पता चला वो तो पहले से यूज कर चुका है, और या फिर वो कहीं निकल गया है। तो सह विकास की क्रिया में क्या होता है? अन्य जीवों के विकास को प्रभावित करता है वो। तो डी का अगर सेकंड होगा तो डी का सेकंड ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको? इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। यानी एक तो विलोपन वाला आपका हो गया जिसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, लॉस यानी कमी होती चली जाती है। तो सी का फोर्थ किस में है ये देख लीजिए आप, सी का फोर्थ इसमें है और डी का सेकंड इसमें है, यानी दोनों ऑप्शन देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं। अब आपको ए के और बी से ऑप्शन से ही क्लेरिफिकेशन हो पाएगा। तो ये क्या है? प्राकृतिक चयन और स्पेशीकरण। प्राकृतिक चयन में क्या होता है कि अन्य जीवों के विकास को प्रभावित करता है, ये तो हो चुका। अगली पीढ़ी के जीन अंतरित करता है, ये क्या कर देता है? नेक्स्ट जनरेशन को अपने जीन्स ट्रांसफर कर देता है। तो ए का अगर थर्ड आंसर होगा तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है तो इसका क्या तात्पर्य है? अगर भारत में एक फेडरलिज्म है तो उसका क्या मीनिंग क्या है? उसका फेडरलिज्म का व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग क्या है?
ये बताना है। सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, या फिर सभी नागरिकों को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करना, देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और डिसीजन यानी निर्णय लेने के अधिकार, या फिर 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी व्यक्तियों को मताधिकार। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि हर स्टेट के पास, केंद्र में और स्टेट के, पहले तो क्या होता है केंद्र इतने इंडिपेंडेंट स्टेट को कर देता है कि वो अपने कानून अपने आप से बना सकता है। जैसे कि एक ये हो गया केंद्र, और केंद्र के अंदर ही क्या आ जाते हैं, राज्य आ जाते हैं, राज्य और प्रांत आ जाते हैं। तो राज्य अपना रूल बनाने के लिए, अपना प्रोसीजर चलाने के लिए, प्रांत अपना तरह से अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अपनी तरीके से रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। तो जैसे कि राज्य अगर देखा जाए तो इसकी लिस्ट में आ जाता है एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जितने भी आते हैं। एजुकेशन सेक्टर हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, वो आते हैं आपके राज्य के अंदर आ जाते हैं। और केंद्र में देखे जाए तो आपके आ जाते हैं रेलवे और विदेश नीतियां। तो ये क्या बनाती है, केंद्र बनाती है। और इसी तरीके से प्रांत के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, वो भी अपने बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये 5 ईयर प्लान देखिए, 5 ईयर प्लान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में बैठो 5 ईयर प्लान से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से। अब आपको इसको पहले क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से एट फर्स्ट यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, देन यू कैन गो विद एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड ट्राई करना है, और इसके थ्रू इसे पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स को हम आपको ट्रिक के थ्रू भी लर्न करवा सकते हैं, जैसा कि हमने बनाया भी है। शायद एक फोटो के थ्रू आपको मैं दिखा दूं, वेट, एजुकेशन, ये देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हुई हैं, और इसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद से हमने क्या किया, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका 5 ईयर प्लान पे, ये आप पहले देख लीजिए, मैं इसको आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ कैसे। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, फिट एग्री, क्या मैं इसको हटा दूं, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, और आप किसी भी गेट पे एंटर करते हैं सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, इस तरह से फल फ्रूट मिल रहा है, यानी एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हुआ है सबसे पहले। और जैसे जैसे एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर यानी हम लोग के पास फूड की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट हो गई। तो खाने पीने की जब अवेलेबिलिटी हो जाती है तभी इंसान कोई दूसरे काम के लिए सोच पाता है। तो जैसे जैसे ये सब हम लोग के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जब हो गई, इतना सक्षम हो गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर ज्यादा अपना माइंड यूज करना शुरू किया। तो फिर इंडस्ट्रियल वाली ये पॉलिसी डेवलपमेंट की जाने लगी, उसके बाद ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ गया। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान पे चला जाएगा आपका, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे ये वाला रहेगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकेंड 5 ईयर प्लान पे क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रिक के थ्रू भी लर्न कर सकते हो। और दूसरी ट्रिक क्या है कि पहले पे आया है, फर्स्ट में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरे पे आया इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो किसके मॉडल पर बेस्ड था, तो वो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। क्वेश्चन पे आ जाइए पहले तो, हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। तो आप क्या जा सकते हो, जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 1956,
यानी इसमें क्या हुआ था, शरणार्थियों का पुनर्विकास और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। जैसे कि क्रॉप एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता था, कुछ लिमिटेड अगर क्रॉप होती थी तो उस पर लिमिटेड क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन होता था, तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पहली बार क्या किया था, 5 ईयर प्लान में जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एंटर किया था और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था कि ज़्यादा महंगाई ना हो जाए। और दूसरे वाले पे क्या है आपका, दूसरा 5 ईयर प्लान है 1956 से 1961। तो इसमें क्या हुआ था आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको पिक के थ्रू बताया था। सेकंड वाले पे क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखिए, पहले तो आपका क्या हुआ, क्रॉप की ग्रोथ हुई, उसके बाद सेकंड पे ये इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है, आप देख सकते हो, पिक के थ्रू याद भी कर सकते हो। तो सेकंड वाले को जैसे ही आप टिक करेंगे आपको राइट आंसर तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अगर ए का थर्ड है, अगर ए का थर्ड है तो आपका ए की आंसर राइट हो जाता है, और बी का सेकंड है तो ये वाला आपका आंसर एकदम 100% श्योर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ट्रिक के थ्रू कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अच्छा, इसको दूसरे बेस पे कैसे लर्न कर सकते हो, जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, कुछ पाकिस्तान से शरणार्थी जो थे इंडिया में एंटर कर गए थे, तो उनको शरण देने के लिए, इंडिया में लाने के लिए क्या किया गया था, ये 5 ईयर प्लान लाया गया था। कौन सा, फर्स्ट वाला, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि महंगाई बहुत ज़्यादा ना हो जाए, लोग अच्छे से सरवाइव कर पाएं। 5 ईयर प्लान लाया गया था। और पूछ लेता कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पेश किसने किया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने लाया था, तो ये आपका लाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये आपका लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, ये मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पहला संशोधन आपका किया गया था 1951 में। कब किया गया था, और इसमें ही क्या जोड़ी गई थी, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था 1951 में, जो कि अपना अमेंडमेंट था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का वितरण यानी विभाजन जो आधारित होता है, ये क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, इसका राइट आंसर प्रोफेशन होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था के द्रवों के गुणों से संबंधित है। तो ये तो आप ऑप्शन की हेल्प से कर ही लोगे। पहली बात तो कौन सी अवस्था, द्रवों यानी लिक्विड की बात कर रहा है, तो लिक्विड में किसका हो जाएगा, खगोल भौतिकी तो हो नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, थर्मोडाइनामिक्स, ऑप्टिक्स, ये तो होने नहीं है। तो इसका राइट आंसर, आई होप कि आप लोग लगा पा रहे होंगे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा अभियान है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सबने अच्छे से टिक किया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि क्या हो रहा था 2011 में CSR डिक्रीज हो गया था। तो उसमें CSR मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको प्रोमोट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है और ये भी क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संस्थान का उल्लेख कीजिए
जहां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय स्थापित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी काफी स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैरोबी इसका राइट आंसर है। और नैरोबी किसकी कैपिटल है? केन्या की कैपिटल है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जितना भी डाटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड अगर होंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्लास फिनिश हो गए, बस यही तक क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ऐसे ही और टाइप को आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के बेस पे वीडियोस चाहिए हैं तो हमारी क्लास को ऐसे ही अटेंड करते रहें और हमारे चैनल को प्रमोट करें, जिसका नाम क्या है? SR कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।